नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं मयूर फिरोज और टैक्स थर्सडे में आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि हमारा इनकम टैक्स का सीरीज़ चल रहा है, जो हमारा इनकम टैक्स का सीजन चल रहा है उसमें ये सीरीज़ चल रहा है, जिसमें का ये हमारा 5th वीडियो है। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है फॉर्म 16 के बारे में। हम सबको वैसे मालूम ही है कि फॉर्म 16 क्या है, क्या होता है, फिर भी आज के वीडियो में हम कंसिडर करेंगे, कवर करेंगे कि फॉर्म 16 होता क्या है, कौन इशू करता है, उसको रीड कैसे करना है, और एट द एंड कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो फॉर्म 16 के रिलेटेड हमें देखने हैं, और ऐसी कौन सी फिगर्स है कि जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न में फॉर्म 16 के हिसाब से भरनी भी पड़ सकती है। दोस्तों आजकल कैसा है, बहुत सारी डिटेल जो ITR फॉर्म्स होते हैं वो प्री फिल्ड भी होते हैं, यानी फॉर्म 16 की डिटेल्स कुछ आपके फॉर्म 16 में ऑलरेडी ITR में ऑलरेडी फेच भी हो जाते हैं, तो उस हिसाब से है। बट फॉर्म 16 का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे उसको रीड करते हैं, इसका हमारा ये आज का टॉपिक है, और ये हमारा 5th टॉपिक है ये पूरे वीडियो के सीरीज में दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में देखेंगे सबसे पहले कि फॉर्म 16 होता क्या है। फॉर्म 16 होता है एक सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिडक्टर, जो कि हमारा एम्प्लॉयर है या डिडक्टर है, कि जिसने हमको सैलरी दी है और उसके ऊपर का जो TDS है वो कट किया है और भरा है। तो उसका एक फॉर्म, एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है, एक प्री फिल्ड फॉर्म होता है। उसका फॉर्मेट भी फिक्स होता है, यानी अलग अलग लोगों के लिए अलग नहीं भी होता है, सब लोगों के लिए सेम होता है, क्योंकि वो जनरेट होता है फ्रॉम ट्रेसेस वेबसाइट। ट्रेसेस वेबसाइट यानी ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, जिसके ऊपर आपके जो एम्प्लॉयर वगैरह है या फिर जो भी डिडक्टर है TDS के, वो आपके डिटेल्स अपलोड करते हैं, आपको कितना इनकम दिया है और उसके ऊपर क्या क्या TDS डिडक्ट किया हुआ है। तो ये ट्रेसेस की वेबसाइट से हमें फॉर्म 16 मिलता है दोस्तों। तो फॉर्म 16 का इंपॉर्टेंस क्या है? तो फॉर्म 16 का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है सैलरी वालों के लिए, जिसमें से पता चलता है कि आपको सैलरी का इनकम क्या क्या मिला है, आपके क्या क्या डिडक्शंस वगैरह है, कितना उसके ऊपर TDS ऑलरेडी आपने डिडक्ट किया है एम्प्लॉयर ने, और वो TDS भरा है क्या नहीं भरा है, ये सब डिटेल्स ये फॉर्म 16 में आते हैं दोस्तों। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है ITR फाइलिंग के टाइम? तो इसमें से जो डिटेल्स है हमें ITR फाइलिंग के टाइम भरने भी पड़ते हैं, जैसे कि बेसिक सैलरी आपका कितना है, आपका HRA का एग्जम्पशन कितना है, आपका HRO कितना मिला है, या फिर लीव ट्रैवल अलाउंस यानी एग्जम्पशंस है, कुछ डिडक्शंस है, डोनेशंस वगैरह है, ये सब चीज़ें फॉर्म 16 के हिसाब से ही हमें इनकम टैक्स रिटर्न में भरनी पड़ती है। तो फॉर्म 16 उसके हिसाब से हमारे ITR फाइलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, एग्जैक्टली देखते हैं फॉर्म 16 कैसे दिखता है और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। फॉर्म 16 जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है। आई होप आपको ये स्क्रीन विजिबल रहेगी, कि जिसमें हमारे पास में एक सैम्पल फॉर्म है, लास्ट ईयर का है, ये साल के अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमें फॉर्म 16 मिले नहीं है। तो ये फॉर्म 16 इस हिसाब से होता है, और ये फॉर्म 16 के 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट A यानी बेसिकली क्या होता है कि उसमें TDS की समरी होती है, इनकम की समरी होती है कि क्या क्या इनकम आपको दिया गया है और उसके ऊपर क्या क्या TDS डिडक्ट हुआ है। और पार्ट B काफ़ी डिटेल होता है, जिसके बारे में हम एग्जैक्टली देखेंगे। तो इस हिसाब से फॉर्म 16 दिखता है, और ये जो फॉर्म 16 है ये हर लोगों के लिए सेम ही दिखता है, किसी के लिए अलग से फॉर्मेट होता नहीं है। तो इस हिसाब से देखिए कि यहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह होता है, जो भी एम्प्लॉयर है, डिडक्टर है TDS का, उसका है। उसके बाद में एम्प्लॉई का राइट साइड में डिटेल्स है, पैन ऑफ द डिडक्टर, टैन ऑफ द डिडक्टर और पैन ऑफ द एम्प्लॉई जिसका TDS काटा है। उसके बाद में कौन से पीरियड के लिए है, तो यहाँ पे अगर जैसे वीडियो में दिख रहा है कि अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए है, और यानी जिसका असेसमेंट ईयर है 23-24। तो जैसे हमने बात की कि ये पार्ट A में समरी आती है, कि जैसे ये देखो, ये जो एम्प्लॉयर है इन्होंने 4 ही क्वार्टर में, क्वार्टर 1 से लेकर 4 क्वार्टर में TDS डिडक्ट किया हुआ है, और उस हिसाब से कितनी सैलरी यहाँ पे दी हुई है क्वार्टर वाइज, और उसके ऊपर अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, कितना टैक्स डिडक्ट किया है और कितना भरा है, ये आइडियली सेम ही होना चाहिए, यानी जितना हमारा TDS डिडक्ट किया है सेम ही उसी हिसाब से डिपॉजिट भी होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद में कौन से मंथ में कितना TDS डिडक्ट किया है ये भी यहाँ पे दिखता है, कौन से तारीख को किया है और कौन से चलान नंबर के हिसाब से किया है, ये भी डिटेल से फॉर्म 16 के पार्ट A में आती है। ओके, तो इस हिसाब से देखिए कि 394,266 यानी इतना TDS जो है वो ऑलरेडी उन्होंने भरा है एम्प्लॉय के लिए, और डिडक्ट कितना किया था उतना ही सेम किया, 394,266। तो ये होता है पार्ट A कि जो साइन वगैरह होता है ऑलरेडी, और ये ट्रेसेस के वेबसाइट से ही जनरेट होता है, और देखिए पीछे लोगो भी इसका दिख रहा है हमें।
उसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट है यानी जिसका हमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ITR भरने में, वो है पार्ट बी। ओके, पार्ट बी में जैसे हमने बात की काफ़ी डिटेल में होता है। सेम स्टार्टिंग है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डिटेल्स है, पैन नंबर है, कौन से पीरियड के लिए है। ओके, उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला जो चीज़ है यहाँ पे, वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC, यानी आपका जो आपके एम्प्लॉयर ने जो TDS डिडक्ट किया है वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से किया है या ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से किया है। तो उसका सेक्शन है 115 BAC। अगर 115 BAC के लिए येस रहता है तो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से किया हुआ है, अगर ये नो होता है तो यानी ये जो फॉर्म 16 है ये ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो ये सबसे पहले चेक करिए कि मेरा जो फॉर्म 16 है वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से है या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर डिडक्शंस वगैरह के डिटेल्स न्यू टैक्स रिजिम में आएंगे नहीं, ओल्ड टैक्स रिजिम में ही आएंगे दोस्तों। तो उस हिसाब से उसका ध्यान रखना है। तो कैसे समझना है कि हमारा जो फॉर्म 16 है वो न्यू टैक्स रिजिम वाला है या ओल्ड टैक्स रिजिम वाला है? तो ये है वेदर ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BAC, नो और यस। उसके बाद में है ग्रॉस सैलरी, जो हमें ITR फॉर्म में भी डालनी पड़ती है। उसके 3 पार्ट में है कि एक तो है बेसिक सैलरी है, उसके बाद में परक्विजिट्स वगैरह है, और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी है, और भी कुछ सैलरी के हिसाब से मिला है तो वो है। तो इस हिसाब से टोटल हो गई ग्रॉस सैलरी जो 1D में दिख रही है हमें 24,21154। उसके बाद में सेक्शन 10 के जो अलाउंसेस एग्जम्प्ट होते हैं, ये देखिए जो LTA है 10(5) में वो यहाँ पे 0 है। कुछ ग्रेचुटी वगैरह मिला है तो 10(10) में मिलता है। उसके बाद में कुछ पेंशन है, कम्यूटेड पेंशन, वो है। उसके बाद में अगर लीव एनकैशमेंट वगैरह है तो D कॉलम में देखिए। उसके बाद में HRA है 1013A, अगर HRA का एग्जम्पशन आपको अगर कुछ मिला है फॉर्म 16 में तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा पॉइंट नंबर 2E में। ओके, उसके बाद में ये सेक्शन 10 जाने के बाद इसके टोटल आता है कि एग्जैक्टली कितने एग्जम्पशन हमें मिले हैं। तो इस हिसाब से H कॉलम में आप देखिए कि सब जाने के बाद 3 लाख के ये जो डिडक्शन एग्जम्पशंस हुए हैं, उसके बाद में हमारी सैलरी जो आई है वो है 21,21154, यानी 3 लाख माइनस होने के बाद। उसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन है जो सब लोगों के अलाउड है, न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों के लिए अलाउड है। उसके बाद में एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्ट हो गया, और जो प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है हर महीने में 200 रुपये और फरवरी में 300 रुपये, तो उस हिसाब से 2500 साल भर का टोटल आपका होना चाहिए। अगर आपने 2 एम्प्लॉयर मैंने शिफ्ट भी किया रहेगा तो ये अमाउंट आपका ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग मतलब ऐसा हो सकता है कि एक महीने में 2 जगह पे है, दोनों लोगों ने 200 रुपये काटे हो, तो इस हिसाब से अमाउंट भी चेंज हो सकती है दोस्तों। तो जितना कट हुआ है उस हिसाब से आप ध्यान रखिए, वो डिडक्शंस वहाँ पे ले लीजिए। तो पॉइंट नंबर 6 में उसके बाद है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज, यानी जो सैलरी इनकम के हिसाब से आपका जो सैलरी है ग्रॉस सैलरी आफ्टर एग्जम्पशंस, वो आता है यहाँ पे 6 नंबर के कॉलम में। उसके बाद में 7A जो पॉइंट है जिसमें है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी जो है अगर वो उसके ऊपर लोन लिया हुआ है तो उसका जो इंटरेस्ट डिडक्ट होता है वो आता है ये 7A कॉलम में यहाँ पे। तो जिस हिसाब से ये हमेशा फिगर माइनस में रही, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पे आएगा दोस्तों, तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद में 7B में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑफर्ड फॉर TDS। कभी कभी क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा इनकम है जो सैलरी में नहीं आता है, जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट वगैरह है, रेंट वगैरह है, तो उसके बाद उसके लिए जो भी टैक्स वगैरह भरना पड़ता है वो ध्यान नहीं रहता है या फिर भरते नहीं है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कि आप आपके एम्प्लॉयर को डिक्लेयर कर सकते हैं कि मेरा सैलरी छोड़ के और भी कुछ इनकम है, तो वो लेने के बाद उस हिसाब से TDS वो डिडक्ट करेंगे। तो उसके लिए ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है 7B। आप आपके एम्प्लॉयर को डिक्लेयर भी कर सकते हैं, यानी एडवांस टैक्स वगैरह आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने पूरा सही से अगर उनको आपका इनकम अदर देन सैलरी रिफ्लेक्ट कर दिया तो उस हिसाब से वो TDS भी डिडक्ट करेंगे। उसके बाद में टोटल अमाउंट जो भी है ग्रॉस टोटल इनकम, यानी बिफोर डिडक्शंस जो भी आपके टोटल इनकम है वो आ गया है यहाँ पे। उसके बाद में 10 पॉइंट्स में अब चालू होते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस। सबसे पहले है कि अगर 80C में कुछ डिडक्शंस है तो इसमें 2 कॉलम है ग्रॉस और डिडक्टिबल। कभी कभी क्या होता है कि जो लिमिट दिया हुआ है उससे ज़्यादा डिक्लेरेशन होता है, बट लिमिट के हिसाब से ही अमाउंट डिडक्ट होता है। तो इस हिसाब से ये देखिए यहाँ पे 80C में है, उसके बाद में 80CCC है, उसके बाद में 80CCD1 यानी जो NPS है वो है। तो ये तीनों सेक्शन मिला के आपको 1.5 लाख का अलाउड है, तो उस हिसाब से 1.5 लाख का यहाँ पे चीज़ें आ गई है। उसके बाद में एडिशनल जो NPS कंट्रीब्यूशन करते हैं 50,000 का 80CCD1B वो यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है NPS का वो अलग से, यानी 80C छोड़ के आता है, तो वो यहाँ पे आता है कॉलम नंबर F में 10F में।
उसके बाद में जो मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम आप अगर भरते हो, आपके पेरेंट्स के लिए भरते हो, तो उसके डिटेल्स यहाँ पे जी कॉलम में आएंगे। उसके बाद में अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कुछ लोन लिया है और उसका जो इंटरेस्ट वगैरह का डिडक्शन मिलता है, अगर आपने एम्प्लॉयर को दिया हुआ है तो वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद में IJ वगैरह में कि जो ATG वगैरह के डिडक्शन है वो वहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद में अगर आपने आपके एम्प्लॉयर को डिक्लेयर किया है कि मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इतना इतना है, तो वो भी ATTTA का डिडक्शन अगर आपने डिक्लेयर किया है तो ATTTA वो भी वहाँ पे वो डिडक्शंस आपको रिफ्लेक्ट करेंगे आपके एम्प्लॉयर। नॉर्मली कोई करता नहीं है, बट वी सजेस्ट कि आप वो करिए, तो उस हिसाब से आपको अलग से ITR भरते टाइम कोई भी टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये चैप्टर 6 के डिडक्शंस की टोटल हो जाती है अंडर पॉइंट नंबर 11, जो कि हमारे केस में है 1,80,000। उसके बाद में है टोटल टैक्सेबल इनकम, यानी जितना भी हमारा टैक्स हुआ है का जो इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है वो आ गया, और उसके बाद में उसके ऊपर टैक्स आया। तो टैक्स से कैसा आया, अभी ये फॉर्म 16 के लिए ये फॉर्म 16 हमारे पास में था ओल्ड टैक्स रिजिम के, तो ओल्ड टैक्स रिजिम के जो भी स्लैब है उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन हुआ है दोस्तों। उसके बाद में अगर कुछ रिबेट हुआ 87A का, वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में सरचार्ज कुछ ऐड हो जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% वो ऐड हो गया। तो टोटल जो हमारा टैक्स पेबल है 3,94,259, यानी ये जो फॉर्म 16 है इसको साल भर में जो भी इनकम हुआ सब एग्जम्पशन डिडक्शन जाने के बाद 3,94,000 का टैक्स हमें पेबल है। ये पार्ट बी में हमें दिखता है। और जब हम पार्ट ए में जाएंगे तो हमें क्रॉस कंफर्म करेंगे कि हमें तो 394 भरना था, तो कितना डिडक्ट किया मेरे एम्प्लॉयर ने। तो देखिए सेम अमाउंट डिडक्ट किया है, अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन 394, 266 और उतना ही भरा है। ये चीज़ हमें सबसे पहले ध्यान रखनी है कि पार्ट ए के फिगर्स और पार्ट बी के फिगर्स मैच ही होने चाहिए। अगर इसमें कुछ मिसमैच है तो आप आपके जो एम्प्लॉयर है उनको कांटेक्ट करिए, वो आपको रिवाइज फॉर्म 16 इशू करेंगे दोस्तों। तो इस हिसाब से आपको पता चला रहेगा कि फॉर्म 16 में क्या क्या चीज़ें कहाँ पे आती है और कैसे कैसे हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है। और भी कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें ध्यान रखनी है फॉर्म 16 के बारे में। सबसे पहले एक तो क्या है कि फॉर्म 16 में ब्रेकअप नहीं आता है जो सैलरी का, यानी बेसिक सैलरी कितनी है, HRA कितना मिला हुआ है, अदर अलाउंसेस कितने मिले हैं, LTA कितने मिला है, और खाली जो एग्जम्पशंस आते हैं वो आते हैं। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जब भी आप इनकम टैक्स का आपका रिटर्न भरेंगे तो आपका सैलरी का ब्रेकअप दीजिए। वो आपको सैलरी का ब्रेकअप नॉर्मली कुछ जो एम्प्लॉयर्स है वो फॉर्म 16 के साथ में नीचे अलग से एनेक्सर लगा के देते हैं। अगर वैसा नहीं रहेगा तो आप वो फॉर्म 16 के हिसाब से जो आपके साथ में उसके सैलरी स्लिप्स वगैरह मिलते हैं तो उस हिसाब से वो ब्रेकअप आप कैलकुलेट करके डालिए। सेकेंड पॉइंट है कि पार्ट ए और पार्ट बी के फिगर्स मैच होने ही चाहिए। जैसे हमने ऑलरेडी पहले बात किया, ग्रॉस सैलरी से ग्रॉस अमाउंट मैच होनी ही चाहिए। अगर मिसमैच है तो यही डिटेल्स 26 AS, AIS, TS में भी जाएंगे और इस हिसाब से आप जब ITR भरेंगे तो उसमें मिसमैच आएगा। तो अगर कुछ मिसमैच है तो आप सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करिए और आपको रिवाइज्ड फॉर्म 16 इशू करेंगे दोस्तों। उसके बाद में ये फॉर्म 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिकॉर्ड के लिए रखना है। अगर फ्यूचर में कभी स्क्रूटनी वगैरह या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांगता है तो आपको यही फॉर्म 16 यूज़ करते आएगा। तो उस हिसाब से फॉर्म 16 सैलरी स्लिप इसके आपको रिकॉर्ड्स रखने हैं दोस्तों। उसके बाद में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐसा है कि अगर आपने साल भर में जॉब चेंज किया तो पुराने वाले का भी फॉर्म 16 लेना है क्या नहीं लेना है। तो पुराने वाले का भी फॉर्म 16 लेना है। द पुराने एम्प्लॉयर आल्सो ड्यूटी बाउंड टू गिव यू फॉर्म 16, यानी वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हम फॉर्म 16 इशू नहीं कर सकते। अगर उन्होंने TDS डिडक्ट किया हुआ है, आप उनके पास में एम्प्लॉयमेंट में थे तो फॉर्म 16 देना उसकी ड्यूटी है। तो डेफिनेटली आप उनके फॉर्म 16 मांगिए उनके पास में से, भले आपने जॉब चेंज किया हुआ रहेगा तो भी वो फॉर्म 16 आपको इशू करेंगे। उसके बाद में ये जो फॉर्म 16 होता है ये कौन इशू करता है, यानी खुद मैं फॉर्म 16 डाउनलोड कर सकता हूँ क्या इनकम टैक्स की वेबसाइट से या फिर ट्रेसर की वेबसाइट से, तो नहीं। ये जो फॉर्म 16 है ये एम्प्लॉयर ही आपको इशू करेंगे। ये दिखता भी है एम्प्लॉयर के लॉगिन में ही दिखेगा, आपको एम्प्लॉय के लॉगिन में इनकम टैक्स वेबसाइट पे फॉर्म 16 कहीं पे नहीं मिलेगा। आपको आपके जो एम्प्लॉयर है या फिर जिन्होंने TDS डिडक्ट किया है उनके पास में से ही उसको मिलेगा, आप ये कहाँ से भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो इस हिसाब से ये हमारा आज का डिस्कशन था। तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा कि फॉर्म 16 क्या होता है, ये फॉर्म 16 कैसे रीड करते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है इनकम टैक्स रिटर्न भरने के पहले। तो इसके बारे में आपको और भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिए दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों।